अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री में वो होगा ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल। क्योंकि हम मॉडर्न एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं यूरोप का, इंग्लैंड का, मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल। नाउ लेट अस ट्रैवल अक्रॉस द अटलांटिक टू द यूएसए। अब जब हम अटलांटिक से यूएसए की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। लेट अस सी हाउ मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलप्ड देयर। अमेरिका में मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ। आज तक हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर इंग्लैंड का देखा, साथ साथ यूरोप भी उसमें आया, और इसके साथ साथ आज अमेरिका की बात होगी। अमेरिकन एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हमें आज डिस्कस करना है। हाउ द यूएसए बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए दुनिया का ब्रेड बास्केट कैसे बना, एंड व्हाट दिस मेंट टू द रूरल पीपल ऑफ अमेरिका, और इससे जो रूरल देहाती लोग हैं अमेरिका के, उनको क्या मकसद मिला, उन्हें क्या फ़ायदा मिला। एट द टाइम ऑफ द कॉमन फील्ड्स वर बीइंग इनक्लोज्ड इन इंग्लैंड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में जब कॉमन लैंड की इनक्लोजिंग हुई इंग्लैंड में, settled agriculture had not developed on any extensive scale in the USA। USA में तब तक settled agriculture फैला नहीं था। Forests covered over 800 million acres and grasslands 600 million acres। जंगलात जो है वो 800 मिलियन एकर्स पर थे और ग्रासलैंड्स 600 मिलियन एकर्स। ग्रासलैंड्स में ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह जो आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट अमेरिकन्स। ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो वाइट अमेरिकन के अंडर नहीं थी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो ब्लैक अमेरिकन जो थे उनके अंडर थी। तो टिल द 1780s वाइट अमेरिकन सेटलमेंट्स वर कन्फाइंड टू ए स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लैंड इन द ईस्ट। तो वाइट सेटलमेंट जो थी वो सिर्फ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्टल लैंड्स में थी। If you travel through the country at that time, you would have met various Native American groups। अगर उस वक्त आपने अमेरिका का सफ़र किया होगा या किया होता तो आप अमेरिका के नेटिव्स जो वहाँ के रहने वाले थे उन ग्रुप से आपकी मुलाकात हुई होती। Several of them were nomadic, some were settled। उसमें जो थे कुछ लोग सेटल्ड थे और कुछ नोमैडिक। नोमैडिक आपको पता है जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, जो ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गैदरिंग एंड फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए वो लोग नोमैड्स थे। अदर कल्टिवेटेड कॉर्न्स जो से थे वो कॉर्न कल्टिवेशन करते थे, बीन्स करते थे, टोबैको करते थे, पम्पकिन करते थे। स्टिल अदर्स वायर एक्सपर्ट ट्रैम्पर्स थ्रू whom European traders had secured their supplies of beaver fur since the 16th century। By the early 20th century, 20वीं सदी में क्या हुआ, this landscape had transformed radically। White Americans have moved westward and established control up to the west coasts। पहले वो ईस्टर्न कोस्टल लैंड में रहते थे, अब उनका दबदबा वेस्टर्न कोस्टल एरिया में भी आ चुका था वाइट अमेरिकन्स का। डिस्प्लेसिंग लोकल ट्राइबल्स, जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस किया, उन्हें वहाँ से उन्होंने भगाया। कर्विंग आउट द एंटायर लैंडस्केप इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चरल बेल्ट्स, और वहाँ की जो ज़मीनें हैं उसे एग्रीकल्चरल बेल्ट में तब्दील कर दिया। द यूएसए हैड कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यूएसए ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा निकाला कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट किया।
हाउ डिड दिस चेंज केम अबाउट, ये चेंज अचानक से कैसे हुई? हु वर द न्यू सेटलर्स, ये नए सेटलर कौन थे? हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ कल्टिवेशन शेप द लाइव्स ऑफ द इंडियन ग्रुप्स हु वंस लिव्ड देयर, जो इंडियंस वहाँ पर रहते थे तो उन्होंने, जो इंडियंस अमेरिका में रहते थे उनकी ज़िंदगियाँ कैसे शेप हुई, उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई इस एग्रीकल्चर से? द वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टिवेशन, एक तो वेस्ट की तरफ जो मूवमेंट हुई वाइट अमेरिकन्स की, और जो वीट कल्टिवेशन हुआ। द स्टोरी ऑफ एग्रीगेरियन एक्सपेंशन इज closely connected to the westward movements of the white settlers who took over the land. वाइट सेटलर जो अमेरिका के थे, जिन्होंने ज़मीनों पे अपना दावा बोला जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1775 से 1783 तक, एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब वजूद में आया, द वाइट अमेरिकन्स बिगेन टू मूव वेस्टवर्ड, तो वाइट अमेरिकन्स जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने लगे। बाय द टाइम, इस दौर में क्या हुआ, थॉमस जेफरसन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1800, 1800 में थॉमस जेफरसन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बना। ओवर 7 लाख वाइट सेटलर्स had moved on the Appalachian Plateau through the passes। 7 लाख अमरीकी जो है उनकी जो मूवमेंट है वो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल एरिया से वेस्टर्न कोस्टल लाइन की तरफ चले गए। अमेरिकन सीम टू बी अ लैंड ऑफ प्रॉमिस, इट wilderness could be turned into cultivated fields, forest timber could be cut for export, animals hunted for skin, mountain mined for gold and minerals। तो अब वहाँ पर ज़ोर शोर से काम चलने लगा, ज़मीनों को एग्रीकल्चर में लाया गया, फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ हैं उसे काट कर टिम्बर के लिए इस्तेमाल की गई, एनिमल्स को हंट किया गया स्किन के लिए, माउंटेन्स को माइन के लिए उनकी माइनिंग हुई गोल्ड और मिनरल्स निकालने के लिए। बट दिस meant that the American Indians had to be cleared from the land। In the decades after 1800, the US government committed itself to a policy of driving the American Indians westward। तो क्या होता है, 1800 में यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेरिकन जो इंडियंस थे उन्हें वेस्टवर्ड की तरफ धकेला। फर्स्ट बियॉन्ड द रिवर मैसिपी एंड देन फर्दर वेस्ट, पहले उन्हें रिवर मैसिपी की तरफ भेजा गया और फिर उन्हें वहाँ से भी वेस्टवर्ड की तरफ निकाला गया। Numerous wars were waged in which Indians were massacred and many of their villages burnt। बहुत सारी जंगें जो हैं वो छेड़ी गई, बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस को मारा गया, उन्हें बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनके गांव जो है वो जला दिए गए। द इंडियन रेजिस्टेड वन मैनी विक्ट्रीज इन द वार। तो इंडियन रेजिस्टर्स जो ग्रुप थे उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जीती भी, बट वर अल्टीमेटली फोर्स्ड टू साइन ट्रीटीज़, लेकिन आखिरकार उन्हें ट्रीटीज़ साइन करने पर मजबूर किया गया। गिव अप दियर लैंड एंड मूव वेस्टवर्ड, उनसे उनकी ज़मीनें जो है वो छीनी गई और उन्हें वेस्टवर्ड की तरफ भेजा गया। एज द इंडियन retreated, the settlers poured in, they came in the successive wave, they settled on the Appalachian Plateau by the first decade of the 18th century। 18वीं सदी की पहली दहाई में वो Appalachian Plateau की में सेटल हुए, and they would then moved into the Mississippi Valley between 1820 and 1850। 1820 से लेकर 1850 तक वो मैसिपी वैली जो रिवर मैसिपी है उसकी वैली की तरफ वो लोग सेटल्ड होने लगे। दे स्लैशेड एंड बर्न फॉरेस्टर्स, उन्होंने जंगलों को काटा और उन्हें जला दिया। पुल्ड आउट द स्टम्प्स, क्लियर द लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड बिल्ट लॉग कैबिन्स इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग। जब उन्होंने जंगलों को बेतहाशा तौर पे काटा, ज़मीनें क्लियर की, कुछ पे एग्रीकल्चर किया और कुछ ज़मीनें जो हैं जिन पे उन्होंने अपने ठिकाने बनाए। देन दे क्लियर लार्ज एरियाज़ एंड इरेक्टेड फेंसेज अराउंड द फील्ड, फिर उन्होंने एक लंबी जो ज़मीन के टुकड़े हैं उन्हें क्लियर किया और फिर उसके इर्द गिर्द फेंसिंग लगाई और उसे इनक्लोज किया। दे प्लॉट द लैंड एंड सोड कॉर्न एंड वीट, उन्होंने ज़मीनों को जोता और वहाँ पर कॉर्न की प्रोडक्शन की और वीट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ
इन द अर्ली ईयर्स द फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस्ड गुड क्रॉप्स। पहले पहले साल चूँकि ज़मीन जो थी वो बहुत ज़रखेज़ थी, तो उसने बहुत अच्छे क्रॉप्स दिए, एक अच्छी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुई। व्हेन द सॉइल बिकेम इनप्रोसेस्ड एंड एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस द माइग्रेंट्स वुड मूव फर्दर वेस्ट। जब वहाँ की ज़मीनें अब लेस फर्टाइल हो गई, अब वो थोड़ा बंजर बनने लगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जगह छोड़कर और फर्दर वेस्ट की तरफ इन्होंने अपना मूवमेंट किया, माइग्रेशन किया, टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स एंड रेज ए न्यू क्रॉप। नई ज़मीनों को एक्सप्लोर किया और नई क्रॉप्स की ईजाद की। इट वॉज हाउएवर ओनली आफ्टर द 1860s दैट सेटलर्स स्वेप्ट इनटू द ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मैसेपी। 1860 में ही सेटलर्स जो है, जो इंडियन अमेरिकन सेटलर्स थे, वो रिवर मैसेपी के प्लेन्स की तरफ चले गए। इन सब्सिक्वेंट डिकेड्स दिस रीजन बिकेम ए मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ अमेरिका। तो कुछ दहाइयों में ही, चंद दहाइयों में ही ये एरिया अमेरिका के सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बन गया। लेट अस फॉलो द स्टोरी ऑफ द वीट फार्मर इन सम डिटेल। वीट फार्मर्स की स्टोरी को हम थोड़ा डिटेल में फॉलो करते हैं। लेट अस सी हाउ दे टर्नड द ग्रास लैंड्स इनटू ब्रेड बास्केट ऑफ अमेरिका। किस तरह से उन्होंने जो ग्रास लैंड्स हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं, उनको अमेरिका का ब्रेड बास्केट बनाया। यानी अमेरिका में इतना सारा प्रोडक्शन जो पूरी दुनिया को ब्रेड प्रोवाइड कर सकता है। व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस इट, साथ साथ में उन्हें कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोड, किन हालातों में, कौन से हालात इन्होंने, किन हालातों में किस तरह से ये हालातों से का मुकाबला इन्होंने किया। तो इस तरह से जो ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल है, इसका जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो पहले इंग्लैंड में हुआ, और इस तरह से ये मॉडर्न एग्रीकल्चर यूएसए में किस तरह से आया। ठीक है ना, तो मतलब अटलांटा से होकर यूएसए की तरफ कैसे आया। और इंडियन पहले जो है अमेरिका के जो नेटिव्स थे, वाइट सेटलर जो थे, वो महज एक ग्रुप था, एक छोटा सा ग्रुप था, वो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ की तरफ थे। और फिर उन्होंने जो अपना मूवमेंट है वो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ की तरफ कैसे किया, किस तरह से उन्होंने ज़मीनों को छीना, ट्राइबल ग्रुप्स को भगाया, और किस तरह से उन्होंने ज़मीनों पे दावा बोल दिया। जो ग्रास लैंड्स थे 600 मिलियन एकर्स पर, और जो फॉरेस्ट्स थे 800 मिलियन एकर्स पर, उन्हें किस तरह से क्लियर किया गया और उन्हें किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन कैसे चला, और साथ ही साथ जो इंडियन अमेरिकन्स थे उन्हें किस तरह से धकेला गया अपनी जगहों से, उन्हें किस तरह से निकाला गया। फिर उनके और उनके दरमियान जो है कितनी जो जंगें हैं वो छिड़ी, और फिर लास्टली उन्हें किस ट्रीटी पे साइन करना पड़ा, और उन्हें अपनी जगह छोड़कर उन्हें वेस्ट की तरफ जाना पड़ा। फर्दर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वेस्टर्न एरिया जो है, या वेस्टर्न मैसेपी रिवर में किस तरह से उन्होंने खुद को सेटल किया, मैसेपी रिवर वैलीज़ में उसने खुद को किस तरह से सेटल किया, और किस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, और किस तरह से उन्होंने फेंसिंग वगैरह की, किस तरह से उन्होंने लैंड इंक्लोजिंग किया, और किस तरह से उन्होंने कॉर्न और वीट की प्रोडक्शन की। और फिर कुछ ही डिकेड्स में किस तरह से ये इलाका जो है अमेरिका का ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये किस तरह से बना। तो ये थी हमारी जो कहानी है ये आज तक की। ये टॉपिक जो है बिल्कुल आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल एक नया टॉपिक होगा, उसमें हम द वीट फार्मर्स, यानी जो वीट प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो हमारा इसके साथ ही टॉपिक रहेगा, दैट विल बी द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजीज़ के आने से क्या हुआ, जिस तरह से इंग्लैंड में जब थ्रैशिंग मशीन आई तो थ्रैशिंग मशीन ने किस तरह से काम किया, और उस थ्रैशिंग मशीन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी क्या थे, लेबर क्लास पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसका। फिर कैप्टन स्विंग राइट्स जो हुए वो क्या थे, वो भी आपने आपके पढ़े हैं, मैंने बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर यूएसए में किस तरह से नई मशीनों का इंट्रोडक्शन हुआ, उन कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उनके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर
समझ आ गया होगा। तो आगे इंशाअल्लाह रहमान कल हम एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ, टॉपिक को अच्छे से देखा कीजिए, सुना कीजिए और ख़ुद भी पढ़ा कीजिए। फिर रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ भी हो, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में लिखना आपको ज़ैब नहीं देता, कोई बात नहीं, कम से कम एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज वगैरह ही किया कीजिए, सो दैट कि जहाँ कोई कन्फ्यूजन है उसे मैं क्लियर किया करूँ। ये ऑनलाइन स्टडी का जो मसला है, ये कश्मीरियों के लिए एक नया ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टॉपिक समझना या टॉपिक पढ़ना या पढ़ाना दोनों थोड़ा सा हैप्टिक है। जब तक हम लोग इसके यूज़ टू हो जाएंगे तब तक आप मुझे बार बार लिखते रहें कि आपको कैसा लगा, कहाँ पर समझ आया, कहाँ पर समझ नहीं आया, कहाँ पर और समझाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में, इस हफ़्ते में हमारा हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग को रेस्ट लेना है, उसके बाद में सिर्फ आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है उनका देखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर एक नए दिन में रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।